नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में कॉन्सेप्ट ऑफ अमित। हम मैटर इन आवर सराउंडिंग का क्लास 9 का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। हमने उस क्लास में आपको बताया था, वहां पे चर्चा किया था पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में भी चर्चा किया था और उनके संबंध में जो जानकारी मिलती थी वो हमने आपसे डिस्कस किया था। अब उससे आगे हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे कि उन अवस्थाओं में परिवर्तन में जो प्रयुक्त पद होते हैं, जो हमारे टर्म्स यूज किए जाते हैं, उनके बारे में क्या होता है क्या नहीं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। यहाँ पे आगे समझते हैं आपका। यदि आपको हमारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपका जो ये लाइक होगा वो हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। चलिए हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ कि क्या है इसमें। तो यहाँ पे हमने लिखा है, हमने यहाँ पे हेडिंग डाली है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, ये आप पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, तो चेंजिंग जो स्टेट है आपका वो देखना है यहाँ पे कि मैटर्स में कैसे कैसे होते हैं यहाँ प्रॉब्लम। तो यहाँ 2-3 शब्द आपको देखने को मिलते हैं। हमारा मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है। मतलब यहाँ मेल्टिंग की बात करेंगे तो आपका गलन और गलनांक की बात होगा। गलनांक की बात करने का मतलब फिर यहाँ पे दूसरा टर्म आता है आपका क्वथन और क्वथनांक आता है। क्वथन शब्द आता है, क्वथनांक आता है और तीसरा आपका यहीं पे आता है हिमीकरण और हिमांक। तो हिंदी शब्द सुनेंगे थोड़ा सा इजी लग सकता है, तो इंग्लिश वर्जन आप देखेंगे तो मेल्टिंग, मेल्टिंग आप समझते हैं कि किसी चीज को मेल्ट करना, गलाना। ठीक है, किसी चीज को बॉयल करना, आप कहते नहीं घर में कि दूध को मिल्क को बॉयल कर दीजिए। ठीक है, फ्रीज करना, फ्रीज मतलब फ्रिज में ले जाकर किसी चीज को रख दीजिए, को कूल करिए, कूलिंग करना है। तो यहाँ पे फ्रीजिंग का शब्द वहां पे ठंडा करने को है। आसान भाषा में समझिए क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे गलन और गलनांक यहाँ डिस्कस करेंगे। 3 अवस्थाओं में 3 जो टर्म्स हमारे यूज होते हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं। तो पहला है हमारा गलन, मेल्टिंग। मेल्टिंग की बात करेंगे यहाँ पे तो कुछ नहीं, एक सीधे एक शब्दों में यहाँ समझेंगे हम लोग कि गलन जो हमारा होता है उसका जब जो किसी भी पदार्थ, अगर मान लीजिए कोई पदार्थ हमारा ठोस है, उसको हम द्रव में चेंज करने के लिए करेंगे और टेम्परेचर हम हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वो ठोस जो चीज होगी या ठोस पदार्थ होगा वो धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा। धीरे धीरे पिघलने की ये बात यहाँ से ये बात हो रही है कि यहाँ पे यहाँ टेम्परेचर निश्चित नहीं होगा। आप टेम्परेचर क्लियर नहीं करेंगे कि कितना टेम्परेचर दे रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर धीरे 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 अगर बेल्ट हो रहा है, हमारा मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो वो ठोस पदार्थ क्या होगा, धीरे धीरे गलना शुरू होगा और जब गल जाएगा मतलब द्रव अवस्था की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस प्रक्रिया को हम गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि ताप निश्चित नहीं होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है, सामान्य ताप वो धीरे बढ़ता घटता रहता है। गलने की प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाती है और वो पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो आप क्या समझे, यहाँ एक स्टेट समझना है कि कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने के लिए निश्चित तापमान का सहारा नहीं लेता है, तो इसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। यहाँ टेम्परेचर घटता बढ़ता रहेगा। दूसरा बात करेंगे गलनांक की बात करेंगे, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, निश्चित होगा, एक न्यूनतम ताप होगा, एक निश्चित ताप होगा जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा और उसका जो परिवर्तन दर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी न्यूनतम ताप जो अपने 1 एटमॉस्फेयर दाब पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। समझने की बात यहाँ गलन गलनांक में क्या है कि एक में टेम्परेचर निश्चित नहीं है और एक में टेम्परेचर निश्चित है। मतलब उस टेम्परेचर के बाद अगर बात करेंगे तो ठोस पदार्थ जो प्रक्रिया जो परिवर्तन हो रही थी वो परिवर्तन अब नहीं होगी, उसी अंतिम सीमा पर वो पूरी तरह से द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ये कहने की बात है। अगर अणु गति सिद्धांत के अनुसार देखेंगे यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए, अगर देखिए मैंने बात किया था जब आपको 3 टर्म्स बताए थे मैटर के बारे में, सॉलिड बताया था, लिक्विड बताया था, गैस बताया था। तो सॉलिड में मैंने बताया था सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो अणु होते हैं, जो क्या होते हैं हमारे अणु होते हैं, वो पास पास होते हैं। पास पास होने का मतलब है कि जब पास पास होंगे तो उनमें आकर्षण क्या होगी, शक्ति ज्यादा होगी, अधिक होगी, तभी तो एक दूसरे से बॉन्ड बना के बैठे रहेंगे, मजबूत होंगे, ठोस होंगे। मतलब उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी, न्यून होगी या कह सकते हैं न के बराबर होगी। इसीलिए वो क्या होते हैं, एक निश्चित आकार लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम किसी ठोस में टेम्परेचर देंगे तो क्या पड़ेगा, उसमें जो अणुओं की दूरी होगी, जो उनके बीच का स्थान होगा वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। और जब आप जानते हैं कि अगर दो जैसे मान लीजिए ये मैंने क्या लिया, ये मैंने एक मार्कर लिया, मैंने ये लिया, अभी ये इसमें कैप लगा हुआ, कैप क्या है, इसको पकड़ के रखा है।
लेकिन धीरे धीरे अगर जैसे मान ली मैंने इसको दूर कर दिया, खींच कर बल लगा, खींच कर दिया, तो इनके दोनों में बताइए बल लगेगा? नहीं लगेगा, ये दूर दूर हो गए, तो आकर्षण शक्ति इनकी क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। तो यहां देखिए पॉइंट मैंने लिखा है, दूरी बढ़ेगी, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, आकर्षण शक्ति कम होगी और क्रिस्टल जालक टूट जाएगा। यहाँ क्रिस्टल जालक का मतलब है कि अगर मैं इसी मार्कर को, ये क्या है, ठोस है, और मैं इसको क्या करूंगा, अभी टेम्परेचर देना शुरू करूंगा, तो ताप धीरे धीरे बढ़ेगा और इनके जो अणुओं के बीच की दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ेगी और एक समय के बाद देखेंगे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर मार्कर का आकार नहीं रह जाएगा। तो ये जो आकार था वो क्या था, क्रिस्टलीय जालक, इसका क्रिस्टलीय जो आकार था, एक दूसरे से बॉन्ड बना के रुके थे, एक निश्चित आकार था, ये टूट जाएगा। तो टूट जाने का मतलब आपने देखा कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप देने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, वृद्धि होने से बाद दूरी बढ़ेगी, आकर्षण बल कम होगा, क्रिस्टल जालक टूट जाएगा और भैया उसके बाद हमारा ठोस किसमें हो जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि क्या होगा, प्रभाव पड़ता है। फिर हम चलते हैं क्वथन और क्वथनांक की बात करते हैं। क्वथन क्वथनांक की बात करेंगे यहाँ पे, बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे आता देखिए ये चेंज जो हमारा पहला था गलन गलनांक, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा किससे हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड होगा। सॉलिड से लिक्विड हमने चेंज कर दिया, अब बारी आती है हमारी लिक्विड टू गैस की बारी आती है। तो लिक्विड टू गैस चेंज की बारी आती है, तो हम बॉयल करेंगे। हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, गलाते हैं नहीं, पानी को गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं। हम वहां पे भी टेम्परेचर देंगे, यहाँ भी ताप देंगे। अब यहाँ भी टेम्परेचर देंगे तो आप जानते हैं कि क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अणुओं के बीच की दूरी और बढ़ेगी। तो यहाँ भी देख लेते हैं क्वथन क्या होता है। यहाँ भी वही सेम कहानी है, क्वथन में भी ताप निश्चित नहीं होगा, जैसे जैसे थोड़ा आगे पीछे टेम्परेचर होता रहेगा वैसे ही धीरे धीरे उसमें क्वथन जारी होना शुरू हो जाएगा, पानी हल्का गर्म होना शुरू हो जाएगा, वो अपनी प्रक्रियाओं में क्या होगा, बदलना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात करें क्वथनांक, बात करेंगे, यहाँ गलनांक जैसे है तो क्या होगा, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पॉइंट शब्द आ रहा है, पॉइंट का मतलब एक बिंदु, एक सीमा, एक सीमा पर हमारा टेम्परेचर जितना बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, उस सीमा पर वो लिक्विड हमारा जितना भी परिवर्तन होना होगा हो जाएगा, उसके बाद उसको कोई क्या चाहिए, उसको टेम्परेचर नहीं चाहिए, वो अपनी 100% प्रक्रिया परिवर्तन की दर बढ़ा देगा उसी पॉइंट पर, और क्या किसमें बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वथनांक निश्चित तापमान पर अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन कर देगा। इसमें भी वही सेम परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वह निश्चित तापमान या न्यूनतम ताप पर जिसमें क्या करता है, कोई पदार्थ 1 एटमॉस्फेयर दाब के बराबर अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देता है। तो यह परिवर्तन की दर 1 एटमॉस्फेयर दाब पर हो जाएगी। तो यही देखने को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, निश्चित होगा, और यहाँ टेम्परेचर निश्चित नहीं होगा। यहीं पे एक शब्द आता है, क्वथन की शब्द आता है। जब आप जानते हैं कि पानी को गर्म करते हैं तो वेपराइजेशन होता है, तो वहां पे वाष्पन की प्रक्रिया हम देखेंगे। वाष्पन की प्रक्रिया क्या कहलाती है कि निश्चित ताप और दाब होगा। जब क्या हो जाएगा, निश्चित ताप और दाब हो जाएगा तो कोई पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। टेम्परेचर निश्चित होगा, दाब प्रेशर भी निश्चित होगा, और यह प्रक्रिया क्या होगी, वो फिर पदार्थ द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाएगा। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी वाष्पन कहलाएगी। तो ये प्रक्रिया आपने देखा, 2 स्टेटमेंट आपने समझा। तीसरा स्टेटमेंट हम चलते हैं, अब गैस की अवस्था आ गई, हमने द्रव से गैस बना दिया है, तो यहाँ पे हम चलते हैं हिमीकरण और हिमांक। फिर बात करते हैं यहाँ पे, अब देखिए टेम्परेचर यहाँ हमने हमेशा बिल्ड किया, दोनों हमने देखिए, यहाँ पे हमने जो दोनों टॉपिक पे देखा, हमने वहां पे क्या किया, हमने टेम्परेचर बिल्ड किया। अब बिल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, लूज करेंगे टेम्परेचर को। यहाँ देखिए है फ्रीजिंग, और फ्रीजिंग पॉइंट पे बात आ रही है। फ्रीजिंग का शब्द आ रहा है कि टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, ठंडा होगा, टेम्परेचर गिरेगा। टेम्परेचर जब गिरेगा तो वहां भी देखने को चीजें मिलेंगी। यहाँ पे जैसे आप चेक करेंगे कि यहाँ देखिए ताप कम करके गतिज ऊर्जा को कम किया जाएगा। अब भाई मान लीजिए 2 बच्चे बड़े शरारती हैं, उछल कूद रहे हैं, अब उनको रोकने के क्या करेंगे, या तो उन्हें बाह्य बल से क्या करेंगे, एक धमाक से देंगे। धमाक देने मतलब बच्चों को क्या, गतिज ऊर्जा को रोकने का प्रयास करेंगे। जब उनकी गतिज ऊर्जा रुक जाएगी, दौड़ना भागना रुक जाएगा, तो एक स्थान पर चुपचाप आकर बैठ जाएंगे। यहां पर भी क्या करना है, उनके टेम्परेचर को कम करना है, और कम करके उनकी गतिज ऊर्जा को भी कम करना है। जब गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अणुओं की जो बीच की दूरी बढ़ रही थी धीरे 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 कम होगी, और कम होगी तो आकर्षण शक्ति में लगातार वृद्धि होगी, और वृद्धि हो जाएगी तो मतलब प्रबल हो जाएगी। तो यही प्रक्रिया क्या होगी, हिमीकरण कहलाएगी। मतलब वो जमना शुरू होंगे। अब क्या होंगे, अब वो जमना शुरू होंगे, लिक्विड से क्या हो जाएगा, अब सॉलिड की ओर बढ़ेगा, जमना शुरू होगा। यह प्रक्रिया आपकी हिमीकरण कहलाएगी, फ्रीजिंग कहलाएगी। अब यही प्रक्रिया अगर निश्चित ताप पर की जाती है तो क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट।
पॉइंट जहां शब्द आएगा वहां पे टेम्परेचर आपका निश्चित होगा, जहां पॉइंट शब्द लगेगा वहां टेम्परेचर आपका निश्चित होगा, और टेम्परेचर निश्चित होने का मतलब है कि प्रक्रिया वहां पे संपन्न हो रही है। ठीक है, तो यही हिमांक और यही यही हिमीकरण और हिमांक में अंतर है, मतलब फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट में अंतर है, यही थोड़ा सा अंतर है, टेम्परेचर का आप देखेंगे। तो ये चीज आप जो समझ गए होंगे, यहाँ भी अगर अणु की गतिज ऊर्जा सिद्धांत की बात करेंगे, यहाँ भी क्या होगा, अणु की गति बढ़ रही है, और इसकी बात करेंगे जब यहाँ टेम्परेचर घटाएंगे, सेम है, कुछ नहीं, टेम्परेचर गिराएंगे तो क्या होगा, दूरी कम होना शुरू हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, उनमें गतिज ऊर्जा कम होगी, और दोनों में क्या होगा, जब नजदीकियां आएंगी तो आकर्षण बल शक्ति भी अधिक से अधिक यहाँ पे लगेगी। अब यहाँ पे दो शब्द आते हैं यहाँ पे कि अवस्था में ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव, तो उसको हम देखते हैं, अवस्था में दाब और ताप का प्रभाव। ताप दाब का प्रभाव यहाँ पे क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए, हमने अभी पहले थोड़ा चर्चा किया था कि जब हम ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो वही देखने को यहाँ पे है कि ताप बढ़ने पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा में परिवर्तन होगा। सब आप जानते हैं कि जब अगर पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रभावित होगी ताप बढ़ने पर, तो क्या वो अपनी अवस्था में बना रहेगा, नहीं होगा, वो बदलेगा अपनी अवस्था। और यही कहने का यहाँ तात्पर्य है कि जब ताप बढ़ाया जाएगा, उसकी गतिज और क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो पदार्थ जो ठोस अवस्था में होगा वो प्रभावित होगा और अपने आकार में परिवर्तन के लिए क्या होगा, प्रेरित होगा, यहाँ पे बदलेगा, क्योंकि ताप बढ़ाया जा रहा है, और ताप बढ़ने पर उसमें क्या होता है, अणुओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। फिर वही बात आती है यहाँ पे कि जब हम इसको क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे लगातार, तो ये अपने आकार में परिवर्तन दर्ज करेगा। यहाँ वही बात है। अब अगर इसका हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, वो तो आप जानते हैं कि परिवर्तन होगा। अब अगर यहीं पे हम देखेंगे दाब बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो अगर यहीं पे हम छोटा सा आपको अगर बता दें यहीं पे कि हम एक चीज जानते हैं कि जो टेम्परेचर और क्या होता है, टेम्परेचर और क्या होता है, प्रेशर में जो संबंध होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर किसी चीज में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां प्रेशर क्या होगा, लो होगा, और जब प्रेशर को हाई करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तो ये जो देख रहे हैं हम कि व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, जब हमने यहाँ ताप बढ़ाया तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, ताप बढ़ा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई थी। लेकिन हम अगर यहीं पे बात करेंगे इसका उल्टा कि अगर दाब बढ़ाया जाएगा तो कहने का मतलब टेम्परेचर उसका लो होगा, जब टेम्परेचर लो होगा तो गतिज ऊर्जा में भी कमी आएगी, और गतिज ऊर्जा में कमी आएगी तो अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी, और कम होने का मतलब है कि उनके बीच आकर्षण की शक्ति ज्यादा से ज्यादा लगेगी। यहाँ एक शब्द मैंने यूज किया है, संघनन की प्रक्रिया, मतलब यहाँ कहने का मतलब संघनन की प्रक्रिया क्या होगी कि कोई अगर पदार्थ आपकी गैसीय अवस्था में है तो क्या होगा, वो द्रव अवस्था की ओर क्या होगा, आगे बढ़ेगा, या ये कह सकते हैं कि गैसीय अवस्था से परिवर्तित होकर द्रव अवस्था में पहुंच जाएगा। तो यहाँ गैस से द्रव में हो रहा है, ये संबंध आप याद रखिएगा, इससे आप चीजों में, क्योंकि हिमीकरण और हिमांक अगर आपको याद होगा तो वहां पे भी मैंने बताया था कि जब ताप को कम करेंगे तो गतिज ऊर्जा में क्या होती है, कमी आती है, और क्या होता है, वो जमना शुरू होता है। तो यहाँ दाब बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में क्या होती है, कमी होगी। इसका मतलब क्या होगा, पदार्थ अपनी विपरीत अवस्था की ओर बढ़ना शुरू होगा। जैसे कि मैंने यहाँ स्टेटमेंट दिया है, देखिए यहाँ पे अगर कोई चीज सॉलिड में थी तो हमने क्या किया, टेम्परेचर यहाँ पे हीट किया, तो क्या होगा, अब देखिए अगर जो पहला हम देखेंगे तो पहले में हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में हम देखेंगे तो हमारा टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ यहाँ पे देखेंगे कि सॉलिड से लिक्विड होगा, मतलब गलन हो रहा है, लिक्विड होगा। अब लिक्विड से अगर क्या करेंगे, तो अगर यहाँ टेम्परेचर लगातार हीट हो रही है यहाँ पे, तो वो क्या होगा, द्रव से गैस की ओर चलेगा तो वाष्पन होगा, और वाष्पन के बाद यहाँ पे करेंगे, एक शब्द आता है यहाँ पे ऊर्ध्वपातन। अगर ऊर्ध्वपातन की बात करेंगे यहाँ पे, तो ऊर्ध्वपातन यहाँ करेंगे, ये थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देंगे यहाँ पे एरो, क्योंकि ये स्टेटमेंट थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ये करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें देखने को आपको मिलती हैं। फिर अगर हम अब रिवर्स मारेंगे तो रिवर्स में क्या होता है, अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होंगे, यहाँ पे हमने बढ़ाया टेम्परेचर, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में क्या होंगे, टेम्परेचर को हम लो करेंगे, और लो करेंगे तो वाष्पन की प्रक्रिया घटेगी नहीं, संघनन होगा। तो यहाँ गैस से द्रव में आने की प्रक्रिया क्या होगी, संघनन की प्रक्रिया संपन्न होगी, और पदार्थ क्या होगा, अपना गैस से द्रव की ओर बढ़ेगा।
तो यही यहां समझाने का मेरा प्रयास था कि ये जो स्टेटमेंट है ये यही प्रक्रिया से आपका चलेगा। तो यहां दो शब्द आते हैं आपके, संघनन आया है और ऊर्ध्वपातन आया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि संघनन और ऊर्ध्वपातन में क्या होता है। तो संघनन आपने समझ ही गया है कि जब टेम्परेचर यहाँ पे गिरेगा, टेम्परेचर गिरेगा मतलब कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा में कमी आएगी, तो कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से किस में चलेगा, द्रव अवस्था में बढ़ेगा। मतलब वो क्या होगा, रिवर्स फॉर्म में चलेगा। और कोई द्रव होगा तो वो किस में चलेगा, ठोस में चलेगा, संघनन होगा। अगर ये संघनन की अगर मैं आपको बता दूं दो तीन उदाहरण की, जैसे आप देखिए किसी ग्लास में पानी भरा रहता है और आप देखते हैं वहां पे कि ठंडा पानी आप रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ बूंदे आपको बनना शुरू हो जाती है। वो क्या होता है, अगर अंदर के टेम्परेचर देखें तो क्या होता है, ठंडा होता है, बाहर का टेम्परेचर गर्म होता है। लेकिन जो यहाँ से जो हवाएं आती हैं इसकी क्या सतह से टकराती हैं, तो वो भी क्या होती है, ठंडी होती हैं। और जो पानी की बूंदे, जो पानी उसमें नमी होती है आपका, वो क्या होती है, वो बूंदों में कन्वर्ट होकर आपको बाहर दिखना शुरू हो जाती है। ऐसा आपको देखिए ओस दिखता होगा। बारिश क्या होती है, जो वहां वाष्पन की प्रक्रिया के बाद जो आसमान में जाते हैं, तो हमारे बादलों का निर्माण भी क्या होता है, वो संघनन की प्रक्रिया ही होती है। तो संघनन का उदाहरण है। ये शब्द आता है आपका सब्लिमेशन आता है। ऊर्ध्वपातन की बात करेंगे यहाँ पे। ऊर्ध्वपातन का सीधा स्टेटमेंट है कि कोई भी पदार्थ क्या करे, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ही क्या होता है, सीधा गैस से किस में चलेगा, सीधा गैस से आपका फॉर्म में जाएगा, ठोस में चला जाएगा। यहाँ पे इस वाले स्टेट में क्या करेगा, यहाँ पे लिक्विड क्या है आपका, गायब है। इस वाले फॉर्म में आने के बगैर क्या होगा, सीधा गैस से आपके सॉलिड में चला जाएगा। जैसे आपकी बुक में नौसादर का दिया गया उदाहरण दिया गया है कि उसमें कैसे कीप से जलाया जा रहा है। उसमें आप देखेंगे तो एक देखिए केतली ली गई है, उसमें क्या नौसादर वगैरह अशुद्ध सोडियम क्लोराइड वगैरह मिलाया गया है। उसको एक कीप से ढक के क्या करके ऐसे कुछ करके रखा गया है और यहाँ पे कॉटन लगा दिया गया है और नीचे हीट दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर नहीं हीट देने की बात है तो कुछ समय बाद क्या होता है, जब वाष्पन की प्रक्रिया होगी और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, भिन्न है। तो यहाँ के टेम्परेचर में हम देखेंगे तो कुछ नौसादर हमारे यहाँ पे आके चिपक जाता है, जिसको बाद में आप खुरेज के निकाल सकते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, ऊर्ध्वपातन। सीधा मतलब कि हमने अशुद्धि से क्या किया, हमने सीधा क्या किया, उसको ठोस से क्या किया, गैसीय अवस्था से परिवर्तित सीधा हमने क्या किया, ठोस बना दिया, बीच में लिक्विड हमने नहीं बनाया। तो ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है कि सीधा आपकी गैस से सीधा सॉलिड में चेंज करने की प्रक्रिया आपकी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब यहीं पे एक लास्ट हमारा बचता है जो आपकी किताबों में आपको कंफ्यूज करता है कि क्वथन और वाष्पन में अंतर। दोनों की बात हमने कहा था कि क्वथन भी बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाष्पन भी जानते हैं कि वेपोराइजेशन होता है आपका। तो ये देखते हैं कि आपका क्या होता है, ठीक है। तो क्वथन क्या होगा, कथन की अगर बात करें, कोई लिक्विड है, अगर कोई द्रव की बात करते हैं, या हम एक क्या लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं कि एक कटोरी में लेते हैं, पानी लेते हैं कप में, और कप की पानी में बात करते हैं कि जब हम उसको बॉयल करेंगे, नीचे से टेम्परेचर देंगे, तो जो क्वथन की प्रक्रिया होगी वो संपूर्ण द्रव में होगी। क्या होगी, संपूर्ण द्रव में होगी। जैसे मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ फिगर से कि मान लीजिए हमने क्या लिया, एक ग्लास लिया और ग्लास में क्या भरा, पानी भर लिया। हमने यहाँ पे क्या भर लिया, ये पानी हमारा भर गया। हमने नीचे से उसको क्या किया, उसको हीट दिया और टेम्परेचर दिया। तो जो क्वथन की प्रक्रिया होगी वो पूरे क्या होगी, पूरे द्रव में होगी, पूरे द्रव में होगी। और आप टेम्परेचर दे रहे हैं यहाँ नीचे से, तो क्या ये टेम्परेचर भी निश्चित होगा। जब आप नीचे से आग जला रहे हैं, हमने क्या किया, पानी गर्म कर रहे हैं, हमने मान लीजिए हमको कुंगना पानी पीना है, तो आप टेम्परेचर भी निश्चित कर दिए, गैस सेट कर दिए, उतनी ही आग आपको दे रही है। तो टेम्परेचर आने से और बॉइलिंग जो हो रही है वो संपूर्ण द्रव में हो रही है। और अगर बात करेंगे यहाँ बेटा, देखिए क्या कहते हैं, अगर आप कोई अशुद्धि मिला देंगे तो उसका जो क्या होगा, उसका जो क्वथन होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, सर्वाधिक होगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर उसमें देखेंगे तो उसमें अशुद्धियों मिलने के बाद भी क्या होता है, उसके भी कण क्या होंगे, गर्म होना शुरू होंगे और उसका बॉइलिंग क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, थोड़ा लेट में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वाष्पन की प्रक्रिया अगर यहीं पे हम देखेंगे, भाप बनने की प्रक्रिया देखेंगे, तो आप जानते हैं कि अगर क्या होगा, अगर इसको हम धूप में रख देंगे, यहाँ नीचे से हम क्या किए, आग को हटा दिए, आग को हटा दिया हम, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सूर्य आ रहा है, यहाँ पे रोशनी दे रहा है, तो ये पानी जो गर्म होगा ये आपको ऊपरी सतह देखा है, जबकि नीचे वाली सतह में आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, पानी ठंडा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाष्पन की प्रक्रिया होगी केवल सतह पर होती है। सतह हमारा गर्म होता है, ना कि पूरा पानी गर्म होता है, तो केवल सतह पर होगी। प्रत्येक ताप पर हो सकती है, सूरज थोड़ा इधर उधर हो सकता है, टेम्परेचर आगे पीछे बढ़ता रहता है, लेकिन वाष्पन की प्रक्रिया आगे पीछे थोड़ी सी धीमी तेज होती रहेगी, लेकिन चलती रहेगी। और इसमें अगर अशुद्धि मिला देंगे तो वाष्पन की प्रक्रिया घट जाती है। अशुद्धि मिलाने का, जैसे इसमें लवण मिला देंगे या कुछ और अशुद्धियां मिला देते हैं, तो वाष्पन की प्रक्रिया घट जाती है, ठीक है। तो ये आपके 3-4 थे आपके अंतर। तो ये क्वथन वाष्पन में आप अंतर समझ सकते हैं। एक लास्ट आपका यहीं पे होता है कि टेम्परेचर, जब मैंने चर्चा किया था, तो टेम्परेचर की बात करेंगे, तो टेम्परेचर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। यहाँ पे टेम्परेचर आप देखेंगे कि टेम्परेचर
पैमाना देख लेते हैं। यहाँ पे 2-3 शब्द होता है, कभी कभी सवाल देता है आपको, तो उस सवाल को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। ताप का पैमाना, ठीक है। ताप का पैमाने में आप जानते हैं यहाँ शब्द होता है केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट आप देखते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में क्या संबंध है? अगर केल्विन की बात करेंगे तो केल्विन का अगर मान देखेंगे यहाँ पे आपका क्या होता है, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात करेंगे, और इसमें अगर 273 हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा केल्विन का मान आ जाता है। केल्विन मतलब हमारा होता है परम ताप, जो हमारे क्या होती है, सीमा होती है टेम्परेचर की। हम केल्विन क्या करते हैं, अगर हमारा जो डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन का मान आ जाएगा। अब यहीं पे अगर सेकंड स्टेप आपसे पूछा डिग्री सेल्सियस का मान पूछा टेम्परेचर, तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, केल्विन में अगर 273 आप घटा देते हैं तो आपका डिग्री सेल्सियस का मान आ जाएगा। लेकिन यहीं पे एक फ़ारेनहाइट आता है, ये ज्यादा सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन आप यहाँ पे देख लेंगे फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका कुछ रेशियो इस तरह बनता है। ठीक है, अभी आपको फॉर्मूला आगे चल के अभी क्लास में बताएगा कि कैसे इसका रेशियो पैमाना निकाला जाता है। अभी यहाँ आपको याद करना है, इसको कर देंगे और इसमें +32 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपको 3 इक्वेशन याद रखने हैं। पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। ठीक है, ये पैमाना आपको याद रखना है। अब इसी से सवाल आपसे 2-3 सवाल एग्जांपल दिए, भी सवाल भी पूछता है। अगर जैसे आपको यहाँ सवाल देता है कि अगर मान लीजिए कहेगा कि किसी पदार्थ का या किसी भी अगर पिंड वगैरह पूछेगा कि अगर केल्विन में उसका पैमाना 473 केल्विन है, कितना टेम्परेचर है, 473 केल्विन में है, पूछेगा इसको कि डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन करिए, पूछेगा इसको डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए, तो आप जानते हैं कि 473 है, तो इक्वेशन याद होगा कि यहाँ 473 का मान दिया गया के का, तो आप कोई भी इक्वेशन यहाँ पर रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन हम जैसे इसी पे रख देते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 473 रखेंगे इसका मान, फिर क्या करेंगे, बराबर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये कर देंगे और क्या कर देंगे, +273। अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ टी का मान निकल जाएगा आपका, इसको माइनस कर देंगे, 473 के माइनस 273 बराबर 200 डिग्री सेल्सियस। तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस। अब अगर ये पूछेगा कि फ़ारेनहाइट बताइए, अगर किसी पदार्थ का 200 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर है, तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए। तो यहाँ इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो ये फ़ारेनहाइट का है आपको, तो यहाँ पे आपका एफ का मान निकालना है, क्या हो जाएगा, 9/5 गुणे 200 प्लस 32। ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, ठीक है, ये निकालेंगे। अब यहीं पे कैलकुलेशन कर देंगे, इसको काट देंगे तो 40 जाएगा, और 40 9 36 हो जाएगा, 360, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 360 प्लस 32, और जोड़ देंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 392 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये कुछ आपको यहाँ से ऐसे ही सवाल लगा लेनी है, कुछ नहीं करना है, जिसका मान दिया होगा इस इक्वेशन रख देना, जिसका मान पूछ रहा है उसको निकाल देना है। ये 3 इक्वेशन आपको याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सवाल हो सकता है आपसे 1 नंबर पे स्कूलों में, आपके कॉलेजों में पूछ सकता जाता है कि तापमान का पैमाना संबंध तीनों बता सकता है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए हों तो वीडियो में अपने कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, और अपने साथ क्या करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।